नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन अमेरिका के आंख की किरकिरी रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या पलट गया कि उन स्थितियों ने अमेरिका को मजबूर कर दिया जिसने एक एक्स्ट्रा एडवांटेज या लिवरेज दिया है नॉर्थ कोरिया के लीडर को। जानने वाली बात यह है कि एक थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी जो महत्ता है वो अमेरिका पूरी दुनिया में डंका बजाए फिरता है कि साहब इससे बेहतर डिफेंस सिस्टम कुछ हो ही नहीं सकता। भले ही उसकी धज्जियां ईरान ने उड़ाई हैं लेबनान के अंदर, लेकिन वो थर्ड सिस्टम जो कभी साउथ कोरिया को दिया गया था नॉर्थ कोरिया से बचाव के लिए, अमेरिका इसको वापस वहां से मूव कर रहा है। उसके इक्विपमेंट्स जो हैं वो वहां से ले जाए जा रहे हैं। कहां क्या कुछ बात है, सारी बात की चर्चा इस वीडियो में करते हैं। आपको पता होगा कि जिस हिसाब से ईरान का रिटेलिएशन अमेरिका को फेस करने मिल रहा है, यूएस को इसकी उम्मीद ना के बराबर थी और उसी के क्रम में एक तनाव दबाव झलका और ट्रंप के मुंह से यह बात निकली थी, द वॉर विद ईरान गोइंग टू एंड सून। बहुत जल्दी ये युद्ध है खत्म हो जाएगा। भले ही ईरान की तरफ से यह बात आई कि युद्ध कब खत्म होगा ये हम तय करेंगे। यहां पे ये बात स्पष्ट करने के लिए काफी है कि अमेरिकी सेनाएं, अमेरिकी जो मिशन है वो यहां पे दबाव में काम कर रहा है। उसका प्रमाण यह है कि जब ये मिसाइल हमले हुए ईरान की तरफ से, उसने लगभग $300 मिलियन की कीमत का थर्ड सिस्टम मिडिल ईस्ट में यूएस का तबाह कर दिया। यह थर्ड सिस्टम एक तीसरी आंख का काम करता है, उस पूरे बचाव का काम करता है, उस पूरे एरिया को यह सिक्योर करता है, क्योंकि इस सिस्टम के कोलैप्स होने से ईरान ने जो पास के गल्फ नेशंस को भी शिकार बनाया, उसका भी दबाव अमेरिका पे है कि साहब आपको इनकी भी रक्षा करनी है। तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम चैलेंजिंग क्या बना, वो ये देखिए कि जो ये थर्ड डिस्ट्रॉय हुआ ईरान की तरफ से, अब उसको कैसे कंपनसेट करें, उस जगह की पूर्ति कैसे करें। तो लीजिए जी, साउथ कोरिया से उठा के यहां लाते हैं और यहां पे हम काम शुरू करते हैं। तो अब साउथ कोरिया से लाके आप ईरान से फाइट ले लोगे या तो मिडिल ईस्ट को बचा लोगे, अपने अपने जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके बचाव का काम कर लोगे, लेकिन सच बात ये बताइए कि साउथ कोरिया का क्या होगा। साउथ कोरिया की बात को लेके अब लगने लगा है कि ट्रंप अपने एक डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरेस्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि जब से न्यू सिक्योरिटी स्ट्रेटजी यूएस की नवंबर 2025 में लॉन्च हुई है, उसमें यह बात साफ कह दी गई थी कि अब हमारी जो प्रायोरिटी है वो एशिया और मिडिल ईस्ट होने वाले हैं। अब शायद ये उसी की मुनादी या बानगी है जो हम देखने को मिल रही है। बात ये समझिए कि साउथ कोरिया यानी सियोल और नॉर्थ कोरिया यानी प्योंगयांग, यदि यहां से थर्ड सिस्टम रिमूव हुआ है तो ये नॉर्थ कोरिया के हौसले को निश्चित रूप से बढ़ाने वाला है, क्योंकि ये दो देशों के बीच की फाइट दुनिया के उस मोस्ट क्रूशियल फाइटिंग पॉइंट्स हैं ये, कि जहां पे आइडियोलॉजिकल वॉर तो है ही, लेकिन एक पक्ष कहीं लोकतंत्र को लिए चल रहा है, एक पक्ष पूरी तरह से जिसको हम कह सकते हैं कि सुप्रीम लीडर के अंडर में या तानाशाही व्यवस्था में चल रहा है। ऐसी कंडीशन में जब यहां पे कंट्रोलिंग की कोई दूसरी गुंजाइश बचती नहीं है, यहां पे खतरा सीधा सीधा साउथ कोरिया के लिए डेवलप यहां हो रहा है। इसके लिए यहां पे द गार्डियन ने इसको कवर किया, hasty deployment of US missiles from South Korea to Middle East leaves Seoul rattled। मतलब यह है कि सियोल यानी साउथ कोरिया में भारी हलचल और आशंकाओं के बीच में साउथ कोरिया को छोड़ दिया गया है। अगर यहां पे किसी भी प्रकार का कुछ नेगेटिव एक्टिविटी नॉर्थ कोरिया की तरफ से होती है तो इसका जवाब साउथ कोरिया के पास क्या होगा। और जो एक डिटरेंस होता है, जो एक बैलेंस बना के चलता है, जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, वो डिटरेंस निश्चित रूप से नॉर्थ कोरिया के पक्ष में गया है। मतलब उसके लिए तनाव के कारण यहां पे कम हुए हैं। अब देखिए सर, ये जो थर्ड सिस्टम जो डिप्लॉयड है, एग्जैक्टली वही इमेज है जो साउथ कोरिया में डिप्लॉयड किया गया था। अब वहां से उसके स्पेशली बैटरीज को लेके जाया जा रहा है। बैटरीज का मायना समझिए, बैटरी का मतलब सिर्फ जो बैटरी हम जनरली समझते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर देती है उसकी बात नहीं है। बैटरीज में मिसाइल्स भी होती हैं, बैटरीज में लॉन्चर्स भी होते हैं। ये उस सर्टेन काइंड ऑफ बैटरीज को यहां से लेके ये मूव कर रहे हैं। अब ये थर्ड सिस्टम जो रक्षक बन के आया था, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि थर्ड सिस्टम होता क्या है और इसके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, क्योंकि ये इतना पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन या पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस क्यों बना। ध्यान दीजिएगा सर, ये जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एयर डिफेंस, इसका पूरा नाम ये थर्ड बनता है। ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज आप देखिए सर, पहली बात ये एटमॉस्फेयर के बाहर, मतलब आप ये 150 किलोमीटर तक की हाइट पे इंटरसेप्ट कर लेता है। इसकी रेंज बहुत शानदार है। हर बैटरी में, जो बैटरी की मैं बात कर रहा था, 6 लॉन्चर होते हैं, 48 इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं, एन या TYP-2 जो रडार यहां पे है,
और बाकी जो कमांड सिस्टम वगैरह दिए गए हैं, इसके अंदर इसकी खास बात और समझिए कि ये जो वॉरहेड से किसी चीज को नष्ट नहीं करता, ये कोई अस्त्र या कहिए बारूद या कोई एक्सप्लोसिव लेके नहीं चलता, बल्कि जो अपनी गति होती है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है, गतिज ऊर्जा जिसे कहते हैं, उससे सामने वाले ऑब्जेक्ट को ये नष्ट कर देता है। अब ये एक तरह से सियोल के लिए यानी साउथ कोरिया के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी का मन की तसल्ली तो कम से कम थी। आप इस बात को समझिए कि नॉर्थ कोरिया जिस प्रकार से एक्टिविटी अपनी न्यूक्लियर अपने जो मिसाइल टेस्टिंग की बढ़ा रहा है, उसके पीछे एक प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो ये पावर यहां दर्शन करा रहा है, कारण इसके अपने भय के बहुत सारे रीजन है। इसी डर की वजह से, मतलब नॉर्थ कोरिया के जो टेंशन है, उस टेंशन को कंपीट करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये अपने जो कैपेसिटी है, मिलिट्री कैपेसिटी, उसको एनहेंस कर रहा है, क्योंकि डिटरेंस को मेंटेन इसको करना है। वहीं पे जब ये खतरा दिखा सामने, क्योंकि न्यूक्लियर कैपेसिटी वाला स्टेट है नॉर्थ कोरिया, अब उत्तरी कोरिया से दक्षिणी कोरिया को बचाया कैसे जाए। शुरुआत से ही, जब से इन दोनों देशों का निर्माण हुआ, तब से ही अमेरिका ने एक तरह से साउथ कोरिया को गोद ले लिया और कहा जी इसकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और जो प्रारंभिक पहला युद्ध हुआ था नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया, दैट वाज एग्जैक्टली फाइट बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस यूएसएसआर। आमने सामने लग रही थी सेनाएं दोनों की, लेकिन बैकएंड पे अमेरिका और रूस, रशिया, उस टाइम का यूएसएसआर ही लड़ रहे थे। अब क्या होता है, 2016-17 में इन्होंने कहा कि डरिए मत, आपके ऊपर कोई हमला होगा, हमला होने से पहले हम आपकी रक्षा करेंगे, लीजिए जी थर्ड सिस्टम आपको हम गिफ्ट करते हैं। 16-17 की बात मैं आपसे कर रहा हूं। जब ऐसा हुआ था, साउथ कोरिया में डिप्लॉय किया गया था इसको, थर्ड सिस्टम को, उस समय चीन और रूस ने इसके ऊपर कड़ी आपत्तियां जताई थी। कड़ी आपत्ति जताने के कारण इनके ये थे, इन्होंने कहा कि साहब ये जो मिसाइल, जो ये सिस्टम आप यहाँ लॉन्च ये डिप्लॉय आपने किया है, इसकी रेंज में हम भी आते हैं, क्योंकि एफबीआर जो फॉरवर्ड बेस रडार है वो 2000 किलोमीटर तक, और जो टीबीआर यानी टर्मिनल बेस रडार है वो 900 किलोमीटर तक की रेंज को कवर करता है, और ये हम इसके दायरे में आते हैं। वहां से साउथ कोरिया का तनाव चीन और रशिया से भी उस समय बढ़ गया था। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि रशिया जो है, रशिया बैकएंड पे आपको समझ में आ गया कि ईरान में कैसा रोल इसने प्ले कर दिया। ईरान में जहां पे लग रहा था कि ईरान कैसे कॉम्पीट करेगा, इसने बैलिस्टिक मिसाइल की, माफ कीजिएगा, जो क्लस्टर बॉम्ब जिसे हम कहते हैं, वो बॉम्ब की इनको टेक्नोलॉजी दे दी। साथ ही साथ में अपना इंटेलिजेंस इनपुट दिया, सैटेलाइट की जो सर्विसेज है वो दी, जिससे एक्यूरेट निशाना लगा के ईरान जो है वो काफी हद तक कंपटीशन में आगे आ चुका है। पॉइंट ये है कि नॉर्थ कोरिया के साथ में रशिया के रिलेशन कैसे हैं। अब यहां समझने वाली बात है, 2024 की एक संधि है जिसे हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी। ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जो एक चीज इंक्लूड होती है वो आपकी मिलिट्री सिस्टम भी है, यानी सैन्य सहायता भी दी जाएगी। आपको जानकारी इस बात की अच्छे से होगी कि यूक्रेन रशिया के वॉर में नॉर्थ कोरिया ने अपने सैनिक तक वहां भेजे, बड़ी तादाद में मजदूर वहां भेजे, और खुला एकदम ओपन कह के कि साहब हम रशिया के साथ खड़े, रशिया की मदद की। अब ऐसी स्थिति में कि रशिया क्या नॉर्थ कोरिया की हेल्प कर रहा है, जवाब सीधे सरल शब्दों में है हां, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आपको यह पता होगा कि कुछ समय पहले जब व्लादिमीर पुतिन की विजिट हुई थी नॉर्थ कोरिया में, प्योंगयांग गए थे, तब ये चित्र, ये वाली इमेज बड़ी वायरल हुई थी। वायरल इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी क्योंकि जहां पे सुप्रीम लीडर की तस्वीर है, उसके बगल में ही रशियन प्रेसिडेंट की फोटो का होना, ये इस देश के लिए बहुत बड़ी बात है। तो यह माना गया कि क्या उत्तरी कोरिया का मिसाइल टेस्ट रूस का इनडायरेक्ट गेम है। अब इनडायरेक्ट गेम क्लियर डायरेक्ट गेम में नजर आने लगा। यहां पे आप देखिए कि जिस समय थर्ड को रिमूव किया गया, उसी के पैरेलल इसी वीक में दूसरी बार खबर पढ़ लीजिएगा, नॉर्थ कोरिया कंडक्ट्स सेकंड स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल टेस्ट विद इन अ वीक मॉनिटर्ड बाय किम जोंग उन। साथियों कितनी बार? 2 बार क्रूज मिसाइल टेस्ट जो है वो हो चुके हैं विद इन ए वीक। ये क्या दिखा रहा है? ये 2 चीजें दिखा रहा है। पहली चीज, ये डिटरेंस मेंटेन करने की कोशिश है, खुद की शक्ति के प्रदर्शन की कोशिश है। कारण यह है कि जिस प्रकार से स्थितियां बदली हैं उसमें यह देश अपने बचाव के काम तो करेगा। दूसरी खबर द हिंदू कवर करता है इसको, किम जोंग उन डॉटर वॉच नॉर्थ कोरिया क्रूज मिसाइल टेस्ट, यानी उनकी बेटी ने भी इस क्रूज टेस्ट को देखा है। अब साहब ये जो क्रूज मिसाइल के टेस्ट हुए हैं, इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का वास्तविक डर क्या है? आप इस बात को देख लीजिए कि जो कहानी सद्दाम हुसैन के साथ इराक में अमेरिका ने की, बहाना यह लिया गया कि साहब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन
मिला नहीं, लेकिन मिला क्या, वहां का तेल मिला, वहां के संसाधन मिले, वहां के एक राष्ट्रपति को फांसी की सजा इन लोगों ने दी। बहाना कुछ भी चाहिए, उद्देश्य सिर्फ एक है, साम दाम दंड भेद, ऑयल कैप्चर करो, रिसोर्सेज कैप्चर करो, लूटो खाओ मौज करो, सत्ता को खत्म कर दिया गया। दूसरा, यहां पर सीरिया के अंदर हुआ था, केमिकल वेपन का बहाना बना के घुसे थे। अंतिम रूप से सीरिया में क्या हुआ, केमिकल वेपन नहीं मिला, लेकिन वहां का ऑयल रिजर्व, ऑयल रिसोर्सेज मिल गए। जिस समय पे गद्दाफी अफ्रीकन दिनार का नाम लेके डॉलर को चैलेंज कर रहे थे, ध्यान रखने वाली बात यह है कि पहले वाले दो लीडर भी इनडायरेक्ट डॉलर को ही चैलेंज कर रहे थे, क्योंकि सद्दाम हुसैन से चैलेंज जो मिला था वो ये था, सद्दाम हुसैन ने कहा कि जी हम इस डॉलर की व्यवस्था को, पेट्रो डॉलर के सिस्टम को नहीं मानेंगे, हम यूरो के अंदर ट्रेड करेंगे, डॉलर में नहीं करेंगे। निपटा दिया गया, डॉलर गया, अमेरिका पूरा कॉलेप्स होता है। लेकिन वहीं पे जब जो मुअम्मर गद्दाफी, लीबिया के शासक, लीबिया की इस लीडरशिप ने क्या कोशिश की थी कि हम अपना एक गोल्डन दिनार बनाएंगे, एक नई मुद्रा बनाएंगे, वो इनके अपने डिसीजन थे, बहाने ह्यूमन राइट्स के लिए गए, अंदर चले गए। उसे ही फिर अरब स्प्रिंग का नाम दे दिया गया, ट्यूनीशिया से जो शुरू हुई, फिर ट्यूनीशिया आया, लीबिया आया, मिस्र में हौसनी मुबारक, जो इजिप्ट की वाली बात मैं कहूं तो कुल मिलाकर के बहुत सारे एग्जाम्पल चल रहे थे इतिहास में भी। लेकिन रीसेंट एग्जाम्पल निकोलस माडुरो का है। वेनेजुएला में बहाने बहुत सारे लिए गए, जो नेक्सस, ड्रग नेक्सस की बात की गई, कार्टेल्स, लेकिन अल्टीमेटली वहां के ऑयल रिजर्व को कैप्चर कर लिया। और वही सब बातें उस परमाणु युद्ध के नाम पे जो ईरान में घुसा है, टारगेट सीधा सरल इसका वहां के ऑयल रिजर्व को कैप्चर करना है। तो कल को कहीं अमेरिका ये नारा ना लगा दे कि मेक नॉर्थ अमेरिका ग्रेट, नॉर्थ कोरिया ग्रेट अगेन, क्योंकि मेक ईरान ग्रेट अगेन तो बोल ही चुका है, मेक वेनेजुएला ग्रेट अगेन के नारे हो ही चुके हैं। तो हो सकता है कल को ये एक बात कहने लगे कि मेक नॉर्थ कोरिया ग्रेट अगेन। तो साहब इस सारे बचाव के पक्ष में ये द इकोनॉमिक टाइम्स की ये जो खबर है बड़ी समीचीन है, ध्यान से पढ़नी चाहिए। ये 11 मार्च 2026 दोपहर 2 बजे की खबर है, आज की ही बात है। लिखा है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, नॉर्थ कोरिया एंडोर्सेस ईरान्स न्यू लीडर एज मिसाइल टेस्ट सिग्नल्स वाइडर वॉर शेडोज। मतलब एक तरफ जहां किम जोंग उन ने मान्यता दी है कि ईरान की नई सत्ता को, मुश्तबा अली खामेनेई को हम एक नए लीडर के रूप में, ईरान के नेतृत्व के रूप में, नेतृत्वकर्ता के रूप में मानेंगे, वहीं पे इसने अपने मिसाइल टेस्ट भी दिए। तो खबर ये कह रही है कि क्या ये इस युद्ध के दायरे को बढ़ा रहा है। संभावनाएं तो सर इनकार की नहीं जा सकती, लेकिन इस एक्टिविटी में जहां पे बात युद्ध को बढ़ाने की है, आप देखिए इस पूरे पैसिफिक में यहां पे स्थिति जो साउथ कोरिया की है और वहां पे अमेरिका आता है। अब ऐसी स्थिति में कि ये इसका साथ छोड़ क्यों रहा है, क्या पैसिफिक या इंडो पैसिफिक रीजन अब उसकी प्रायोरिटी में नहीं है? क्योंकि जितने नारे इसने क्वाड के कॉन्टेक्स्ट में लगाए, अब क्वाड के जो मेजर जो स्टेक होल्डर्स हैं कौन कौन है, इंडिया है, यूएस है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। अब यहां पे जापान भी थोड़ा थोड़ा किनारे हो रहा है, हिंदुस्तान तो किनारे है ही बैठा हुआ। अब आप थोड़ी खबर को देखिए कि जब बात यह आ रही है कि अमेरिका या यूएस अपने युद्ध का विस्तार करके क्या अपने दबदबे को और बढ़ाएगा, लेकिन ट्रंप तो सर कुछ और ही करते हुए दिख रहे हैं। इससे यह महसूस दुनिया में होने लगा है कि अमेरिका जितना दिख रहा था उतना अंदर मामला सेटल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्थितियों में अमेरिका दबाव में यहां आ चुका है। अब ये जो दबाव वाला शब्द मैंने लिया, ये दबाव किसका है मुझे तो नहीं पता, आपको शायद पता होगा। और क्या वो जो दबाव आप सोच रहे हैं वो सच है तो कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये थर्ड सिस्टम जो कभी उसकी सुरक्षा के लिए लाया गया था, आज ऐसी क्या नौबत आई कि आपको अपने उस एग्रीमेंट से पीछे जाना पड़ा। क्योंकि अमेरिका बहुत ज्यादा फोकस शायद आज के टाइम पे अपनी पूरी ताकत के साथ में मिडिल ईस्ट पे फोकस कर रहा है। क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि ईरान के यहां जॉर्डन है, जॉर्डन के अंदर वो थर्ड डिप्लॉयड था। ईरान ने यहां से मिसाइल मारी और यहां पे मिसाइल क्या, वो ड्रोन, शाहेद ड्रोन से हमला किया। अब $50,000 का वो ड्रोन लगभग अपने से कई सौ, कई दसियों गुना महंगे उस पूरे सिस्टम को यहां पे तबाह कर दिया। अब इसकी पूरे मेंटेनेंस कैसे हो, आसपास के रीजन को कैसे विश्वास दिलाए कि हम तुम्हारी रक्षा कर लेंगे। तो यहां पे थर्ड का जाना, अब बिफोर एंड आफ्टर की इमेज आपके सामने है, ये दिखा रहा है क्लियरली। प्लस दूसरी कोई सुविधा ना होके किसी जगह से उस अपने जो एक अपना पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर उसको कह सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका की है, उससे इस चीज को दूर लाना तनाव का कारण बनेगा। इसीलिए खबरें बनने लगी। देखिए टर्किश टुडे ने भी लिखा, थर्ड लिंक्ड व्हीकल सीन मूविंग इन साउथ कोरिया, हलचल देखी गई। दूसरी बात,
ईरान को यूएस के खिलाफ जंग में मिली पहली जीत, क्या इस रूप में भी इसे देखा जा सकता है? ईरान के खिलाफ यानी थर्ड का साउथ कोरिया से मिडिल ईस्ट में आना ईरान के खिलाफ जंग में क्या पहली जीत के रूप में? निश्चित रूप से। कार देखिए, दक्षिणी कोरिया से ट्रंप ने छीना थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, किम जोंग को मौका। मतलब यह है कि जिसको कभी फूटी आंख आप देख नहीं सकते, जिसके खिलाफ आपके बयानों के कभी कमी नहीं आई, आप अब ऐसी स्थिति बना रहे हो जहां पे किम जोंग उनको किसी भी सेकंड ये मौका मिल सकता है कि वो नॉर्थ कोरिया पे हावी हो जाए। अब ऐसी स्थिति में जो बेचारे साल भर भी नहीं हुआ शायद इनको, नए नए राष्ट्रपति बने हैं, यद्यपि ये समाजवादी विचारधारा से लगभग थोड़े से झुकाव ये रखते हैं, ली जे म्योंग इनका नाम है। ली जे म्योंग ने फोन किया, साहब ये क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा हमारा भी ध्यान रखो। अब ध्यान अमेरिका या ट्रंप खुद का पहले रखते हैं, क्योंकि अमेरिका को ग्रेट बनाना है, साउथ कोरिया को थोड़ी बनाना है। अब यहां पे हुआ क्या कि इनके ऊपर इनके गिरबान पकड़ने के लिए जनता खड़ी हो गई। जनता के देखो सवालों के अंदर क्या क्या बातें आई। अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया को दिया धोखा, खबर पढ़िए। राष्ट्रपति ली जे म्योंग ने लोगों को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता पूछ रही व्हाट हैपेंड ब्रदर, कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम के भी दक्षिणी कोरिया उत्तर कोरिया की तरफ से आने वाले खतरों को रोकने की क्षमता रखता है। मतलब अगर थाड़ नहीं है तब भी हम डिटरेंस की कैपेसिटी में हैं, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी कर लेंगे, चिंता मत करिए। इन्होंने रीजन क्या दिया, वो रीजन देखो। ये बोलते हैं कि भाई देखो, नॉर्थ कोरिया का जितना टोटल बजट, जितनी टोटल जीडीपी है ना, ठीक है, नॉर्थ कोरिया के जीडीपी का 1.4 गुना तो हमारा केवल डिफेंस बजट है। मतलब जितनी उसकी पूरी अर्थव्यवस्था है, पूरी जीडीपी है, उससे 1.4 टाइम्स ज्यादा हमारा डिफेंस बजट है। अब यह बात, यदि इतनी डिफेंस, क्या तुम्हारा बजट पहले नहीं था? तो थार्ड की जरूरत तुम्हें थी क्या? क्या इतनी व्यवस्थाएं तुम्हारे पास में थी? तो पैसे का होना, बजट का होना और उसका इस्तेमाल करके युद्ध करना और अपने बल को दिखाना। डिफेंस बजट तो यूएस का बहुत ज्यादा है ईरान से, है कि नहीं है? लेकिन क्या ऐसा हो रहा है कि यहां पे इनके नाक में नकेल डल गई। कुल मिलाकर के जनता साउथ कोरिया की परेशान है। अब यहां पे ये बात एकदम स्पष्ट है कि अमेरिका ने अपनी प्रायोरिटीज चेंज कर ली है। ट्रंप की प्रायोरिटीज एकदम अलग हैं। जो प्रायोरिटीज हैं, ये हेजेमनी की सारी फाइट है, अपनी सत्ता को स्थापित करने की फाइट है कि अमेरिका अमेरिकन, अमेरिका अमेरिका ऑलवेज ऑन टॉप। रीजन क्या है कि इन्होंने ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं, फिर वो चाहे पेट्रोल पे कंट्रोल है, तो फिर चाहे डॉलर का डोमिनेंस है। क्योंकि जिस समय पे पेट्रोल का क्राइसिस, क्रूड का क्राइसिस बढ़ रहा है, लोगों के तो, दुनिया के तो मार्केट डाउन जा रहे हैं, लेकिन फेडरल रिजर्व जो बढ़िया नोट कमा रहा है, कारण क्योंकि वहां पे यूएस बॉन्ड्स में पैसा धमाधम वहां इन्वेस्ट हो रहा है, सेफ एंड सिक्योर माना जा रहा है। जैसे वहां पैसा पहुंच रहा है, वहां का मार्केट और अच्छा जा रहा है। कुल मिलाकर के अर्थव्यवस्था युद्ध पोषित अर्थव्यवस्था अमेरिका की है। इनके लिए मायने नहीं रखता कि ये कहां पे पंजा मार रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में दिख रहा है कि फिलहाल इनका पूरा फोकस इस मिडिल ईस्ट पे है। मिडिल ईस्ट पे फोकस करते हुए ये बैकफुट पे कई जगह से निकल चुके हैं, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति ने क्वाड का एक दूसरा पार्टनर और है, इंडिया दूर है, जापान। अब जापान जो है, जापान समझ रहा है कि भैया अब हमारे लिए भी कुछ भी या नेगेटिव हो सकता है। बहुत ज्यादा यूएस पे विश्वास हम नहीं करेंगे, कारण नॉर्थ कोरिया की टेस्टिंग, साउथ कोरिया से थर्ड का जाना, क्योंकि साउथ कोरिया के साथ में जापान को हम जोड़ के देख सकते हैं, लगभग दोनों डेमोक्रेसीज हैं, तो एक मित्र देश की भावना। यहां पे जब साउथ कोरिया कमजोर पड़ रहा है, थर्ड यहां से जा रहा है, नॉर्थ कोरिया एग्रेसिव हो रहा है, चाइना और रशिया यहां पास बैठे हैं, तो जापान को यह निश्चित रूप से महसूस है कि मुझे अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी। अब आप देखिए कि हालिया समय पे निर्वाचित हुई जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री ने काफी बोल्ड स्टेप लिया। ये एक तरह से जब से यहां पे हिरोशिमा नागासाकी का वो जो कांड हुआ था, उसके बाद से एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन्होंने अपने डिफेंस पॉलिसीज में किया। डिफेंस पॉलिसीज में परिवर्तन करते हुए खबर बनी है, सर डिफेंस एचक्यू की खबर है, मिडनाइट मिसाइल्स। खबर क्या कहती है? जापान क्वाइटली डिप्लॉयज 1000 किलोमीटर टाइप 12 लॉन्चर्स, चाइना नाउ विद इन रीच। मतलब इन्होंने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ली और यहां पे जापान ने एक मिसाइल जो है वो एक द्वीप पे तैनात कर दी, जो कि चाइना उसकी रेंज में आता है। इस बात में जैसे ही ये घटना सामने आई, कौन भड़केगा? शी जिनपिंग, चाइना भड़क उठा। चाइना की तरफ से जो इनके प्रवक्ता, मिलिट्री प्रवक्ता बयान देने आए, उस बयान में एक तरह से हिकारत ज्यादा थी, डर भय डालने की कोशिश ज्यादा थी, इतिहास को दिखाने की कोशिश ज्यादा थी। इन्होंने जो कहा वो देखिए, चाइना डेली इसको पब्लिश करता है। चाइना वार्न्स जापान अगेंस्ट मिसाइल डिप्लॉयमेंट
साइटिंग रिस्क ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब कि जो ये तुम हरकत कर रहे हो, आत्मविनाश की तरफ बढ़ रहे हो, आगे ये सब बातें लिखी है कि कुल मिलाकर के सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी जापान की तबाही तय है। दूसरी बात, तुम उस इतिहास को मत भूलो कि हमने तुम्हारे साथ में किया क्या था। आपको यह पता होगा कि ताइवान एक समय तक जापान का उपनिवेश हुआ करता था। बाद में, उसके बाद में जब ये वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर टॉप लेवल पे गया था, तो पहले की घटना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ बड़े लेवल पे, उस समय भी आपस में जो इनकी सेनाएं टकराई, और वो पहले जिनका सिनो वॉर, जापान सिनो वॉर हुआ था, उसी चीज का जीत का जश्न आज भी चीन मनाता है। आपको कुछ तस्वीरें याद होंगी, इस प्रकार के जश्न की तस्वीरें आपने देखी होंगी। और ये तो बड़ी पॉपुलर इमेज है कि एक कार के ऊपर जो प्रेसिडेंट है वो निकल के जाते हैं, और इसी समय पे दुनिया भर के देशों को बुलाया भी जाता है अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए। तो ये जो जश्न अमेरिका, चाइना मनाता है, वो जापान पे अपनी विजय का मनाता है। अब यही वो विजय है जिसकी याद चीन दिला रहा है जापान को कि भैया थोड़ा संभल के। लेकिन चीन को यहां समझना पड़ेगा कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। अब हर देश वर्तमान स्थितियों में सेल्फ, जो उसको हम कह सकते हैं कि डिफेंस की कोशिशें कर रहा है और अपनी स्थिति को मजबूत बना रहा है। कुल मिलाकर के अब जो इंडो पैसिफिक का रीजन है, और उसमें स्पेशली जो क्वाड है, ये क्वाड कमजोर पड़ चुका है। भारत की स्थिति में आप ये माने कि भारत जाके अमेरिका के पक्ष में कभी युद्ध लड़ेगा, ये करेगा, उसके दिन का सपना हो सकता है। जापान अपनी राह पे निकल लिया, ऑस्ट्रेलिया का कुछ विशेष कह नहीं सकते, बाकी अमेरिका अपनी जगह पे है ही। अब साहब समझिए, हाँ, एक और उदाहरण अभी रिसेंट हुआ है, फिलीपींस वाला, ब्रह्मोस वाला, आपको पता ही है, ब्रह्मोस तैनात की है फिलीपींस ने। तो चीजें बदली हैं। अब साहब इनका कुल मिलाकर के फिलहाल ईरान में इनका टारगेट है कि पेट्रोल पियो, जिंदगी जियो, दुनिया मरे तो मरे, किससे कोई इनको फर्क पड़ रहा नहीं। तो साहब इनके पास अब बोलते बन नहीं रहा, स्थितियां किस दिशा में जाएंगी चीजों का अंदाजा नहीं है। लेकिन दुनिया की नजरों में ये एक्सपोज हो चुके हैं, नॉट इवन दुनिया की नजरों में, जो डोमेस्टिक पॉलिसीज या डोमेस्टिक पॉलिसीज के पक्ष विपक्ष में अमेरिका की जनता, जो उसमें बड़ा डिवाइडेशन देखने को मिल रहा है, एक बड़ा तादाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जो है वो खड़ी हो चुकी है। अब ऐसी स्थिति में अगला कदम क्या होगा, नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना जरूर है कि अमेरिका ईरान के वॉर में बैकफुट पे है। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो आशीर्वाद कमेंट में दीजिएगा। आपके विचार क्या है, जरूर से अच्छे पॉइंट्स जियोपॉलिटिक्स के लिखिएगा। सब्सक्राइब करके जाएं। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।